क्या चल रही है सबकी पढ़ाई लिखाई? होप कुछ डांट का असर पड़ा होगा, सारे के सारे पढ़ रहे होगे थोड़ा मोड़ा। देखो यार, सबसे डिपेंडेंट है ना कि तुम लोगों की प्रैक्टिस ही मस्ट है। तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होगा। मेरे पढ़ा पढ़ा करके भी सच सच बताऊं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मन नहीं करता पता तुम लोगों को डांटने का या कुछ बोलने का, बट थोड़ा सा ना ज़रूरी है कि तुम लोगों को डोज देना। दैट्स वाई थोड़ा सा बोलना पड़ता है। इतने पेपर हो गए हैं अभी तक ना, तुम लोगों का पेपर पे कमांड होना चाहिए। अभी तक तुम लोगों का पेपर पे कमांड नहीं बन रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही, या मतलब मेरा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा कि क्या ही हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। मतलब तुम लोग के जानने वाले पेपर्स जो तुम लोग को पढ़े हुए हैं उसमें से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से फिर सिर्फ 50% हो रहा है। तो लिटरली सोचने वाली बात है ना फिर के। इसको थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करिए आप सारे, पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। सब बटोरने के चक्कर में मत रहो। ये हम सीरियसली बता रहे हैं, सब बटोरने के लिए, सब सब लेने के चक्कर में ना रहो। जो है उसको हजम करने के चक्कर में पहले रहो। बाकी तो तुमको मैंने बोला है, तुमको तो सारे कंटेंट मिलेंगे, सबके सब मिलेगा। बट वही है कि सब ना, सब लेने के चक्कर में ना, जो तुम्हारे पास है उसको छोड़ो मत। उस पर पूरा फोकस रखो। देखो गेट वैसे भी साल में एक ही बार आना है ना। और तुमको तुमको खुद भी पता होगा कि नेट से ज़्यादा इजी होता है गेट क्वालिफाई करना, ठीक है। तो फोकस करो यार कि निकल जाए। मेरा तो यही कोशिश है कि तुम सबका ही निकल जाए, जितने हो सबका ही निकल जाए। तो सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। सुनो, तुम्हारा क्या छूटा पड़ा था मैथ्स में? मैट्रिक्स छूटा था, वेक्टर छूटा था और कॉम्प्लेक्स छूटा था ना। तीन चीज़ थी। तीनों चीज़ अभी हम बताते हैं। तीनों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, होल्ड ऑन, थोड़ा सा सब्र लेके चलो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैट्रिक्स, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही चीज़, इस पे बहुत ज़्यादा हमने भी फोकस नहीं करा और ना तुमको फोकस करने के लिए बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि नेट में जितना आता है ना इसका पार्ट, वो बहुत एक इजी लेवल का होता है। बाकी सबको छोड़ो, मैं अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात करूँ, पहले हम मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, तो अगर मैं सिर्फ मैट्रिक्स की बात करूँ ना, तो बहुत छोटा पार्ट आता है। मतलब इवन ऑन, जैसे लेवल बहुत कम होता है। जो सी एस आई आर का क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप जाकर के मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखना, उसके मैट्रिक्स के क्वेश्चन फिर भी थोड़े थोड़े से लेवल वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा घुमाने वाले होते हैं। बट गेट नहीं करता। गेट थोड़ा सा ना, मतलब टू द पॉइंट बात करने वालों में बिलीव करता है गेट के पेपर के हिसाब से। तो उसके लिए मतलब उसमें मैट्रिक्स ना बहुत वास्ट कलेक्शन में नहीं आती, मतलब बहुत ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड और लेवल नहीं होता मैट्रिक्स का। बट स्टिल ऑन, मैट्रिक्स तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट तो है ही मैट्रिक्स, तो छोड़ भी नहीं सकते। एज यू नो, मैट्रिक्स क्या कही जाती है? इट्स एन एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। किसी भी नंबर्स को एक नॉर्मल, जो बहुत लंबा नंबर बन रहा होगा, उसको एक्सप्रेशन बन रहा होगा, उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द मैट्रिक्स, छोटी सी जगह पे, बस। दैट इज मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा, मैट्रिक्स में तुम लोगों को जानना क्या इंपॉर्टेंट है गेट गेट के प्रोस्पेक्टस से। दैट इज, देखो मैट्रिक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, बट जैसे डिटर्मिनेंट पूछ दिया कि वो निकाल के बताओ। जैसे अभी मैं तुमको बताऊं, लास्ट पेपर में ही, लास्ट ईयर के पेपर में ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उसने पूछा था कि एक उसने मैट्रिक्स दे रखी थी और आप उसमें बताओ कि इसका क्या निकलेगा। तो आपने मुझे लगता है जिसने भी पेपर दिया होगा उसको पता होगा वो क्वेश्चन। -1 और +1 में केवल घुमा दिया था वो, उस क्वेश्चन में था, उसमें कुछ नहीं, जान उसके अंदर कुछ नहीं थी, खाली माइनस और +1 में वो घुमा दिया था। बहुत तरह के क्वेश्चन पता है वो गलत हुए माइनस और +1 के चक्कर में। इसीलिए मैट्रिक्स है बहुत इजी क्वेश्चन, लिटरली हम भी कह रहे हैं उसके बहुत इजी आएंगे। बट आप फोकस इतने पे करो कि क्वेश्चंस जो आए आपसे हो पाए, और इजी क्वेश्चंस होंगे। बस थोड़ा सा ना जल्दबाजी के चक्कर में मत रहना कि हाँ बड़े स्पीडली भाग रहे हैं तो किए जा रहे हैं। सिर्फ होल्ड और सिर्फ पेशेंस लेकर के चलो, सारे के सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। बस मैट्रिक्स में प्लस माइनस का ध्यान पूरा रखना, ये चीज़ों में घुमा देता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका आप लोगों को फोकस रखना है। बाकी मेन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैट्रिक्स में जानना, वो है इसकी प्रॉपर्टीज। वो जो आइडोम्पो डायगोनलाइज डायगोनल वगैरह निकालते हैं, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, शायद नलपोटेंट करके ऐसे कुछ है ना, वो नाम है, बहुत सारे हैं प्रॉपर्टीज एक करके। और नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स
और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिसेस है ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक। थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए, रैंक कैसे निकाली जाती है मैट्रिक्स में, रैंक कैसे निकाल जाती है मैट्रिक्स में, क्या आपको पता होना चाहिए। खैर रैंक निकालने का तो एक बड़ा सा सिस्टम है जो कि शायद आप लोगों ने 12th और 11th में भी किया होगा मैथ में, बट स्टिल ऑन अभी हम बताते हैं रैंक निकालना 2 लाइन में। आराम से रैंक निकलेगा, बहुत ईजिली रैंक निकलेगा। ठीक है, तो वो सब आपको जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तो मुझे लगता है कि आता ही होगा आपको निकालना, 11th-12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएससी में भी होगा आपके, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते कि एक एक करके प्रॉपर्टीज वगैरह हम लिखवाते हैं, साथ सारी लिस्टिंग करते हैं, ताकि तुम लोगों का सारा कलेक्शन एक जगह पर हो और कुछ छूटे ना। ठीक है, तुम लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है छाट छाट करके मैंने रखा है कि हाँ मुझे ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है, सारी तैयारी मैंने करके रखी है कि तुम लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी लिस्टिंग करके। ठीक है, उसके हिसाब से 1 बाय 1 करते हैं, जहाँ भी आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हो, जो भी बना रहे हो 1 बाय 1 करते चले जाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, बट ये भी है कि इतना इसको इतना हल्के में भी नहीं लेते। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर मैट्रिसेस। सबसे पहली बात तो करते हैं भाई, मैट्रिक्स की बात हो रही है, सबसे पहले तो आइगन वैल्यू की बात होगी, है ना। सबसे पहले बात होगी आइगन वैल्यू की। अच्छा, आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले बात होती है आइगन वैल्यू की। ठीक, अच्छा अब आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसका एक इक्वेशन होता है ना, लैम्डा आई, इसी को कैले हैमिल्टोनियन कहते हैं, कैले हैमिल्टोनियन कहते हैं। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, और इससे आपकी लैम्डा की जो आपकी वैल्यू निकलती है वही आपकी आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, लैम्डा से जो वैल्यू निकलती है वही आपकी आइगन वैल्यू होती है। इसको और क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात हो गई भाई। अच्छा, अब उसमें भी कैसे करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, 1 बाय 1 हम बता रहे हैं, जैसे सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये क्या होता है, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये लैम्डा की वैल्यू निकलेगी ना 3। ठीक है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू A11 प्लस A22 प्लस A33। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैंने क्या 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 कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना, A11 A22 A33, ये चीज, ठीक है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो। ठीक, अच्छा उसके बाद सुनो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना तुम सबको आता होगा, मुझे पता है, सबके सब 12th में और बीएससी में पढ़ के आए हो एडजॉइंट निकालना, इसलिए मैं इसको राइट नाउ नहीं बता रहे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1। ठीक, अच्छा चौथा प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई ए मैट्रिक्स है ऑन एंड ए ट्रांसपोज है, ठीक है, तो हैज सेम आइगन वैल्यू, उसकी आइगन वैल्यू हमेशा का हमेशा सेम होती है, उसकी आइगन वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, अच्छा और देखो पांचवा, इसी में प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर a इज
ऑलवेज एक्सपोनेंशियल की पावर a इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर ट्रेस a। ट्रेस क्या होता है पता है ना आपको, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस, ठीक, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a। अच्छा, और देखो अगर किसी का डिटर्मिनेंट a है तो उसके डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर करो माइनस एंटी डायगोनल का स्क्वायर के पावर n/2। ये आपकी डायगोनलाइज होने की कंडीशन होती है मैट्रिक्स की। वैसे आप सोचोगे इसमें कि भाई देखो, वैसे किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के अपने आप में बहुत मेथड्स हैं और बहुत प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो वो है तो देखो अपने आप में बहुत ज़्यादा, बट इतना तुमको हम राइट नाउ करवाएंगे नहीं। चुपचाप से मेरी एक बात मानो, जब भी तुम्हें कोई मैट्रिक्स दिया हो कि हाँ तुम्हें इस मैट्रिक्स का डायगोनल निकालना है, चुपचाप से उस मैट्रिक्स की ट्रेसेस निकालिए। ट्रेस निकालने के बाद मतलब आप उसकी आइगन वैल्यू निकालिए और उस आइगन वैल्यू को उसके डायगोनल एलिमेंट पे प्लेस करो और बाकी सारा 0 0 0 0 0 0 कर दो चुपचाप से। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तुम इसके डायगोनल पे एलिमेंट निकालोगे, मतलब ए ए ए ए जितना भी होगा, ठीक है, ए तक निकालेंगे आप और फिर सारा 0 0 0 0, ठीक, ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनलाइज करने के लिए चुपचाप से उसका ट्रेस निकालिए एलिमेंट का और उसके बाद उसको डायगोनलाइज करने के लिए उसके एलिमेंट्स को मतलब उसके ट्रेस को वहां पे रखिए और उसके बाद फिर सारा 0 0 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, और क्या बताना है आपको मेरे को? और बताने से, हाँ मान लो आइगन वैल्यू का इन्वर्स हो, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये सर्च रहा था ना। सातवीं प्रॉपर्टी, मान लो अगर आइगन वैल्यू का इन्वर्स हो तो आइगन वैल्यू ए इनवर्स है, ठीक है, इसको कैसे निकालोगे? 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3, ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, आठवीं प्रॉपर्टी देखो, आइगन वैल्यू अगर a की पावर m का निकालना है तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा λ1 की पावर m, λ2 की पावर m, λ3 की पावर m, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ प्लस नहीं होगा, ये अलग अलग वैल्यूज हैं सारी, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। और देखिए, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी नहीं, a प्लस b इज ऑलवेज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, ठीक, ये ऑलवेज इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ a के और ट्रेस ऑफ b के इक्वल, ठीक है। और देखिए 10th वाला पार्ट, दैट इज ट्रेस ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस बी ए, प्रोडक्ट इसका हमेशा इक्वल टू होगा इसके, ठीक है। अच्छा, ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज आपकी आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग। इन सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह लिस्टिंग करके ही चलिएगा आप, ठीक है, जरूरी है ये सारा। और मेरे को आपको बताना है अब प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, और फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, मेरे को आपको बतानी है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस राइट नाउ। कह रहे हैं मतलब थ्योरम के हिसाब से तो निकालना आता ही होगा आपको, ठीक है। एक ही मैं एग्जांपल बता दूं क्या? हाँ, एक एग्जांपल बताते हैं यार, मुझे लगता है कि आता तो होगा वैसे, बट एक एग्जांपल तो चलो बनता है, ठीक है। ये सब जो प्रॉपर्टीज होती है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को करने में हेल्प करती हैं।
इसीलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा पढ़ना। देखो जैसे जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है m, ठीक, मेरे पास एक मैट्रिक्स है m, मेरे पास इस मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 1 3 0 ले ले, और इधर क्या ले ले 3 -1 और 0 ले ले, ठीक, और एक साइड ले ले, चलो 2 0 1 ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब मुझे इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और इसकी आइगन वैल्यू निकाल, मुझे मान लो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, वो कैसे होगा आपको पता है, a इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई होता है, ठीक है, तो यहाँ तो m है, इसको m कर लो, m माइनस लैम्डा आई, ठीक। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो इक्वेशन है वो तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 2 3 -1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक, इस तरीके से बन गया। अब आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे राइट नाउ, तो कैसे होगा, दैट इज 1 माइनस लैम्डा, और ब्रैकेट में आएगा ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 जाएगा, तो -1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 0, ठीक, ये हो गया भाई, माइनस का साइन लाके 3, और उसके बाद ये, और ये तो 0 हो गया, और ये 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा, ठीक। अच्छा, प्लस का साइन लगा करके 2, और ये जाएगा, देखो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक, तो ये तो खत्म। अच्छा, अब इस इक्वेशन को राइट नाउ सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 1 माइनस लैम्डा दैट इज -1 प्लस 1 दैट इज -1 माइनस लैम्डा दैट इज प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा दैट इज प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से एक लैम्डा तो लैम्डा कट ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा, ठीक। अब इस वाले ब्रैकेट को दोनों को खोल दे, ठीक है, -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 9 माइनस प्लस 9 लैम्डा, ठीक है। आप देखो ये इक्वेशन क्या जाएगी, माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये एक लैम्डा प्लस ये 9 लैम्डा दैट इज 10 लैम्डा, ठीक है, और फिर ये बचा और ये बचा -1 और -9 क्या हो गया माइनस का 10, ठीक। अच्छा, क्योंकि यहाँ माइनस है इक्वल टू 0 होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस को उठा दो उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन कैसे बनाओगे, दैट इज m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई राइट नाउ, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली इक्वेशन पूछ देगा, या फिर यहाँ पे मान लो लैम्डा की वैल्यू पूछ देगा। अब जब एक इक्वेशन बन गई है तो इसकी तो लैम्डा की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, है ना, तो इस तरीके से पूछ सकता है वो आपसे डायरेक्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, हाँ, जैसे डायगोनलाइज तो बता ही दिया मैंने अभी, है ना, और तुम लोग जानो, हाँ, रोटेशन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है, ये भी यहाँ बता रहे हैं, ठीक, रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 वैल्यू गिवन होगी, आर एक्स आर वाई आर जेड,
ठीक है, जैसा भी इक्वेशन होगा वैसा आपको वहां पे वैल्यू अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो भी हम करके बताते हैं। देखो पहले वैल्यू लिख लूं मैं, आर एस आर वाई आर जेड की क्या क्या बनती है, ठीक है। तो आर एस की क्या बनती है, आर एस थीटा लिखा जाता है इस तरीके से, ये बनता है जो तुम्हारा 1 0 0 cos थीटा माइनस साइन क्या होता है क्या, हाँ माइनस का साइन थीटा 0 साइन थीटा और cos थीटा, ठीक। दूसरी क्या होती है, आर वाई ले लो, आर वाई थीटा वो होता है आपका cos थीटा 0 साइन थीटा, ठीक। और 0 1 0 और माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा, ठीक। आर जेड थीटा क्या होता है आपका, वो आपका होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ये होता है आपका आर जेड थीटा। अच्छा, वैसे कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा टेरिफिक हो सकता है याद करने में, बट ना उसमें ना कुछ करा नहीं जा सकता। ये वैल्यू कैसे निकली है वो अपना एक लंबा डेरिवेशन है, उसमें तो मुझे लगता है कि ना ही जाओ सारे तो बेटर है। और बाकी भाई पढ़ना तो पढ़ता ही है। अब इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं राइट नाउ, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि कैसे क्या हो रहा है ना। इसमें क्वेश्चन सॉल्व तो बनता है। एक मान लो ना, जिससे बता रहे थे कैसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसमें देखो जैसे कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हें ना कोई दे देगा वेक्टर, ठीक है। जैसे तुम्हें मान लो कोई कोई क्वेश्चन है, तुम्हें दे दिया उसमें एक वेक्टर p है मान लो। अब उस वेक्टर p की वैल्यू क्या है, मान लो 2i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। मान लो इसकी ये वेक्टर है और आपको वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आई जे के फॉर्म में है, ठीक। ओके, देन अगर आपसे पूछे कि इसका एक्सिस रोटेट करता है वाई एक्सिस के थ्रू, इसका एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू, मान लो 3 एक्सिस होंगे ना, ठीक। अब इसका मान लो पूछे कि इसका एक्सिस रोटेट करता है वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक। वाई एक्सिस के थ्रू मान लो रोटेट करता है 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक। 60 डिग्री के एंगल पे ये y डिग्री पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन फाइंड इन x एंड इन i j k, मतलब हम i j k के रिस्पेक्ट में क्या कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करेंगे, ऐसा होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देखो गिवन होंगे, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको दिखा कि यहाँ पे y एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब y एक्सिस वाला क्या होता है आपका, ठीक है, ये होता है, ये तो टर्म लिख लो, आर बाई थीटा क्या होता है, cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस sin थीटा 0 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि y एक्सिस का दिया है वैल्यू 60 डिग्री, ठीक। जब y एक्सिस की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा cos 60 sin 60 माइनस sin 60 और cos 60, ठीक। cos 60 और sin 60 की वैल्यू क्या है ये भी आपको पता होगी। आपको x पे z एक्सिस कैसे मिलेंगे, आपको मिलेंगे x y z, मान लो ये हमको 3 चीज निकालनी है, ठीक। हमको ये 3 चीज निकालनी है, ये 3 चीज मिलेगी इस इक्वेशन से, दैट इज तुम्हारा ये हो जाएगा cos 60 डिग्री 0 sin 60 डिग्री, ठीक, 0 1 0 माइनस sin 60 डिग्री 0 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा गिवन वेक्टर क्या है 2 3 2, दैट इज 2 3 2।
यहाँ पे आपको वैल्यू रखना पड़ेगा cos 60 sin 60 का वैल्यू रखेंगे आप, और उसके बाद आप इन दोनों मैट्रिक्स को पहले आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ एक लॉन्ग फॉर्म में आएगी, और यहाँ पे आपका x y z है ही, ठीक है। और यहाँ से आप कंपेयर कर करके आप वैल्यू लिख दोगे कि हाँ भाई x का इतना आया, y का इतना आया और z का इतना आया, ठीक। राइट नाउ ये होती है आपकी रोटेशन मैट्रिक्स। इससे क्वेश्चन ज्यादातर तो वैसे नेट में बनते हैं, मगर गेट में भी क्वेश्चन इससे आए हैं, तो इसको ना निगलेक्ट करके नहीं चला जा सकता, ठीक। इसको भी कहोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट ही पार्ट मतलब कहा जाएगा इसका। अच्छा, अब इसको हटाओ, उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर ले। जैसे काफी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, एज लाइक ये सब पता है बच्चे, बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये सब पता है, ये सब मार्क्स गेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, मार्क्स इसी से उठते हैं अच्छे खासे। देखो जैसे अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करें, अच्छा टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहले क्या हो कर ले, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट होता है हमेशा 0, ठीक है। लिखते चलो जैसे हम लिखवा रहे, बड़ा इजी तरीके रहेगा, सारा एक ही जगह रहेगा तो। और देखो सिंगुलर तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। और देखो इनवोल्यूटरी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या बना है, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक। चौथा देखो आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ऑलवेज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है हमेशा। अच्छा, और देखो नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आइडोम्पोटेंट है ना, ये आपका होता है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है तुम्हारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो उसके इक्वल हो जाती है आइडोम्पोटेंट में, ठीक है। और आप देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, ये आपका क्या होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। छठवां देखो नॉन सिमेट्रिक, या कह लो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक और बात सुन लो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एंटी सिमेट्रिक, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का सम होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के बारे में, उसके टाइप्स के रिगार्डिंग, ठीक। अच्छा, उसके बाद और देखो, जैसे तुम्हारा आता है हार्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। हार्मिशन मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक। अच्छा, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका प्रिंसिपल डायगोनल, इसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा रियल होता है,
ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू रियल, ठीक है, और एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हार्मिशन, ठीक, ये ऑलवेज होता है। अच्छा, जब हार्मिशन की बात हुई तो उसके बाद फिर स्क्यू हार्मिशन की भी बात होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, स्क्यू हार्मिशन, ठीक है। अच्छा, जो इसका है वही इसका हो जाएगा, मतलब जैसे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ए इज इक्वल टू माइनस के ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसका मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट आइदर जीरो होता है और प्योर इमेजिनरी, ठीक है, या तो जीरो होगा या तो प्योर इमेजिनरी होगा। अच्छा, ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट मतलब इसका आइगन वैल्यू या तो जीरो होगा या तो प्योर इमेजिनरी होगी, ठीक है। अच्छा, और ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू हार्मिशन इज सिंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक, ये बात हो गई भाई कुछ इसकी। और क्या बचता है, हार्मेशन हो गया, स्क्यू हार्मेशन हो गया, अब बचता है लेट मी थिंक भाई, हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन, और बचता है, हाँ जी भाई, ऑर्थोगोनल बच रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 9 डालो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनल क्या होता है, दैट इज तुम्हारा ए ट्रांसपोज अगर मल्टीपल है तो ए ट्रांसपोज भी ए के मल्टीपल के बराबर होगा और वो बराबर होगा आई की, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज ए इज इक्वल्स टू ±1, ठीक है। और देखो इसका हमेशा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर आता है, और देखो इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक, ये प्रॉपर्टी है इसकी। और देखो एक 10वां यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नहीं, ए डैगर, समझ रहे हो, इसको ट्रांसपोज कहते हैं और इसको डैगर कहते हैं, ठीक है। ए डैगर इज इक्वल्स टू ए डैगर ए इज इक्वल्स टू आई, इसका मतलब डिटर्मिनेंट वो होगा ऑलवेज ±1 के इक्वल, ठीक है। ए डैगर इज इक्वल्स का ए इनवर्स के इक्वल होगा, और इफ यूनिटरी एलिमेंट में ए और बी होंगे तो वो बी और ए के भी इक्वल में होंगे। ये हुई आपकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स के टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज। खैर और कुछ बचता नहीं है, मेरे हिसाब से सारा हो गया।
अच्छा अब सुनो, इसको इसके प्रॉपर्टीज को इतने भैया इतने हल्के में मत लेना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही बन करके आता है, इसीलिए तुमको मैट्रिक्स पढ़ाने के लिए, इसीलिए तुमको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को मैंने भी ध्यान से पढ़ा था, और तुमको भी एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ाए हैं, कुछ ताकि कुछ भी छूटे ना। कुछ भी पूछ लेता है प्रॉपर्टी से, तो मतलब मैं बताऊँ तुमको, कुछ भी वो क्वेश्चन एराइज कर देता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। एंड हाँ ये बात है, इसको तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, इसको अपने हिसाब से कवर अप करके लेके चलना, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो भैया मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है। प्रॉपर्टीज को छोड़ करके भागना मत। क्वेश्चंस जो आते हैं वो तुम नॉर्मली भी कर लोगे, वो स्कूल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रॉपर्टीज मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको लेके चलना ही चलना है। ठीक, अच्छा ये हो गई बात इसकी। अब देखो थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात करो। जैसे वेक्टर के बारे में देखो, वेक्टर भी इजी आता है, वैसे थोड़ा सा टफ मैटर वेक्टर आता है, वो थोड़ा सा CSIR लेवल में आता है, मगर गेट में इतना टफ नहीं आता। गेट के जो वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं वो भले तुम वेक्टर पढ़ो या मत पढ़ो, इतने तो नॉर्मल होते ही हैं स्कूल लेवल पे बेस्ड, कि तुम उसको आराम से कर ले जाओगे। वो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता उसके क्वेश्चन को करना। अभी देखो हम बताते हैं इजिली सारा ही, उसके भी प्रॉपर्टीज वगैरह है कुछ, वो एक करके हम सारा सारा लिस्टिंग कर देंगे, ताकि जहाँ पे भी आप लिख रहे हो ना अपने नोट्स वगैरह, सारे एक ही जगह पे सारे के सारे आपको मेंशन मिल जाए। ठीक, जैसे देखो वेक्टर के बारे में बात करो, तो वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस। ठीक, वेक्टर में सबसे पहला क्या 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 पढ़ा जाता है वेक्टर के बारे में? सबसे पहले बात होती है उसकी ग्रेडियंट की। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की वेक्टर की बात होती है। उसके लिए क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारा वेक्टर की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें क्या बात करते हैं? इसमें बात करते हैं ग्रेड फाई की। ठीक है, जिसमें से कि ये क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ठीक है, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। अब इसमें भी जैसे यहाँ पे एक वेक्टर लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है आपका? डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, फाई का क्या मतलब होता है? दैट इज फाई का मतलब होता है फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड। ठीक होता है। अच्छा, नॉर्मल कैसे निकाल होता है इसका? आप नॉर्मल कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे, नॉर्मल डिनोट करते हैं ए से बेसिकली, और वो निकलता है ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ दिस, ग्रेड फाई का मॉड। ठीक है, अच्छा अब इसमें जैसे एंगल भी आता है निकालने, कभी कभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछता है, ये खुद गेट का क्वेश्चन है राइट नाउ, जो दो वेक्टर्स के बीच का बेसिकली एंगल पूछते हैं। एंगल का भी अपना एक होता है फॉर्मूला, देखो एंगल निकालने का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेडियंट ऑफ f1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ f2 बिलोंग्स टू मॉड ग्रेड फाई ऑफ f1 डॉट ग्रेड फाई ऑफ f2। ये टर्म होता है तुम्हारे एंगल को निकालने का। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। और क्या आता है तुम लोगों को? और क्या आता है जी? लेट मी थिंक। डाइवर्जेंस भी आता है शायद, आता है? हाँ भाई आता है, आता है डाइवर्जेंस भी आता है। हाँ
डाइवर्जेंस भी आता है। डाइवर्जेंस को भी एक हैंड डाल के लिखो। डाइवर्जेंस ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, अरे मैट्रिक्स कह रहे हैं, वेक्टर, ये क्या होता है, ग्रेड डॉट ए। ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा होता है 0 के इक्वल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं तुम्हारे EMT में सोलेनोइडल फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, EMT में इसको सोलेनोइडल फील्ड भी कहते हैं। और क्या है तुम्हारा, ये मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, कर्ल ऑफ वेक्टर। ये तो इजी होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालना पड़ता है। जैसे कर्ल ऑफ ए निकालना है आपको, तो वो आपका हो जाएगा आई जे के, तो है ही। ठीक है, और उसके बाद डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड। इसमें से कि एक ही कंपोनेंट, चाहो तो ए लिखो चाहे तो उसको फाइव लिखो, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से लिखते हो। उसके बाद में सुनो, ये हमेशा कंजर्वेटिव होता है, हमेशा ये कंजर्वेटिव फील्ड पे होता है। ठीक है, और सुनो, A क्रॉस B ऑलवेज इक्वल्स टू A B साइन थीटा। ठीक है, एम कैप, ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन का मतलब एन कैप। ठीक है, ये तुम्हारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। और क्या आता है इसमें, और आपका इम्पोर्टेंट है आपका जानना, दैट इज बाकी ना देखो बहुत ज़्यादा सरफेस इंटीग्रल वगैरह इतना ज़्यादा आता नहीं है। सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ये सब होते हैं मगर ये सब होते हैं नेट के पार्ट, गेट में नहीं आता ये सब। तो राइट नाउ तो भाई गेट में जो इम्पोर्टेंट है बस हम वही बता रहे हैं। और गेट में आता है, हाँ, डिपेंडेंसी चेक करने के लिए आता है कि वो मतलब लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं, कि क्या है, मतलब लीनियर डिपेंडेंट की बात आती है। ठीक है, ये आता है U1 U2 U3, मान लो कोई एलिमेंट है और ये है मान लो V1 V2 V3 W1 W2 W3। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट है तो वो इक्वल होना चाहिए 0 के, तभी ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा। इसकी और प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लो V1 डॉट V2 हो और वो इक्वल टू हो 0 या 1 के। अगर 0 हुआ तो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। ठीक है, अगर 1 हुआ तो ऑर्थोनॉर्मल, तो वो होता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। अच्छा, अब तुम में से बहुत के दिमाग में ये आ रहा होगा और तुम देखो और कुछ है नहीं तुम्हारे वेक्टर में जानने के लिए। बेसिकली तुम्हारे जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है तो या तो वो सीधे ग्रेड निकालने के लिए पूछता है, या तो वो एंगल वगैरह तुम्हें निकालने को देगा, या तो तुम्हें कर्ल देगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें वो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए देगा कि वो मतलब वो लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं, कि क्या है। अब मुझे सुनो, तुम लोग को लग रहा होगा कि मैम ने इतने छोटे में वेक्टर पढ़ा दिया और मैम ने इतना कम लिखवा दिया, इतने में क्या होगा, इसका तो इतने में तो एग्जाम ही नहीं होगा, हम खुद पढ़ेंगे वेक्टर। पागलपंती मत करना, मुझ पे भरोसा करके लेके चलो। तुम लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है तो हर जगह भरोसा करो। तुम लोग को जो ज़रूरी होगा तुम्हारे गेट के लिए हम केवल और केवल वही बताएंगे। तुम लोग के पास इस वक्त इतना समय नहीं बचा है कि तुम लोग सब कुछ बटोरने के चक्कर में रहो कि हमको सब चाहिए। सब नहीं हो सकता इतने समय में, इसलिए तुम सिर्फ इस वक्त एग्जाम ओरिएंटेड पे फोकस होकर के पढ़ो। इससे तुम एग्जाम पे ओरिएंट होकर तुम काम करो। देखो मेरी बात समझो, जब भी आप पेपर देते हो ना
जब भी आपके मार्क्स आते हैं ना, तो कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने जनरल एप्टीट्यूड में थे, तुम्हारे कितने फिजिक्स में थे, कोई नहीं पूछता ये चीज़। सिर्फ और सिर्फ फोकस तुम्हारे मार्क्स पे होता है। कोई नहीं पूछता कि आप ईएमटी से नंबर लाए, कि आप मैथमेटिकल से लाए, या फिर आप स्टैट से नंबर उठाए। कोई नहीं पूछता, किसी को घंटा इंटरेस्ट नहीं है इसको जानने में। सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब है तुम्हारे मार्क्स से कि भाई तुम्हारा मार्क्स कितना आया। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तुम्हारे पास टाइम बचा ही कितना है, आज तो पूरी 12 तारीख हो गई, तुम्हारे पास टाइम बचा ही कितना है ना। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस्ड होकर के काम करो, बाकी तुम लोग को ज़्यादा ताम झाम मचाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। वैसे ही तुम देखो, अभी हम तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स भी समझा देते हैं इस वाले चैप्टर, इसी वाले लेक्चर में ही, ताकि थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स वाला भी पार्ट कवर अप हो जाए, तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट, मतलब। या फिर कॉम्प्लेक्स दूसरे में बता दूँ? हाँ, आई थिंक रह देते हैं फिलहाल। तुम लोग मैट्रिक्स और इसके क्वेश्चंस करो, इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी होंगे मैट्रिक्स और वेक्टर के, है ना, प्रीवियस ईयर में। तुम लोग इसके क्वेश्चंस करो। फिर अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम तुमको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स शूट करते हैं। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इस कॉम्प्लेक्स भी कम ही होती है, बट मतलब लेवल कम होती है कॉम्प्लेक्स की भी, बट इससे थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है पढ़ाने के लिए। तो इसलिए फिलहाल के लिए अभी के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर क्वांटम वो कॉम्प्लेक्स शूट करते हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा मैथमेटिकल खत्म, फिर उठाते हैं नेक्स्ट पेपर, ठीक है। टिल देन बाय।